डियर स्टूडेंट्स, आज हम लास्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 5। जैसे कि आप जानते हैं प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन हमने स्टार्ट कर रखा था। ये टॉपिक जेनेटिक डिसऑर्डर्स, इस प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन मींस 5th चैप्टर का आखिरी टॉपिक है। इसके बाद में ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद इसका कल टेस्ट होगा और नेक्स्ट डे से हम स्टार्ट करेंगे फर्स्ट चैप्टर। तो नेक्स्ट डे से हम फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। जो लर्नर हमारे साथ नए जुड़े हैं, जो स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो फ्रेशर बिल्कुल, जिन्होंने एक भी चैप्टर स्टडी नहीं किया है, या जो न्यू स्टूडेंट्स हैं, उनको बता दें कि हम कल टेस्ट होगा इसका, परसों से हम फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे, चैप्टर नंबर फर्स्ट। तो स्टार्टिंग से करेंगे। जो स्टूडेंट्स नए जुड़े हैं वो लगातार हमारे साथ जुड़े रहें। नए सिरे से हम चैप्टर स्टार्ट करेंगे और फ्लो के साथ चलेंगे। हमारा एक टारगेट रहेगा कि हम मंथ में कितने चैप्टर्स करेंगे, तो उस तरीके से चलेंगे ताकि सिलेबस आपका टाइम से कंप्लीट हो जाए। मींस हम अक्टूबर के अंदर सिलेबस कंप्लीट कर देंगे। अक्टूबर तक सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, हम उस फ्लो से चलेंगे। उसके बाद रिवीजन कराएंगे, किस तरीके के क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं वो हम आपको समझाएंगे। पूरी प्रिपरेशन कराएंगे, बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे और आपको बिल्कुल पूरी तरीके से एग्जाम के लिए रेडी करेंगे कि किस तरीके से एग्जाम में क्वेश्चंस आएंगे, कैसा आपको आंसर देना है। अभी आपको हम कॉन्सेप्चुअल स्टडी करा रहे हैं। जैसे कॉन्सेप्चुअल कंप्लीट होगा उसके बाद में हम आपको रिवीजन कराएंगे। रिवीजन के बाद में फिर आपको बताया जाएगा कि एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आएंगे, कैसे आपको आंसर देना। कंप्लीट कोर्स चलेगा, थ्रो ईयर चलेगा, पूरे फरवरी तक क्लासेस चलती हैं डियर स्टूडेंट्स। उसके बाद में कोई कंप्लेंट होगी उसके लिए हम ऑनलाइन क्लासेस भी चलाएंगे, जिसमें डायरेक्ट आपसे हम आपकी जो प्रॉब्लम्स है वो सोल्व करेंगे। लेकिन पहले एक बार सिलेबस कंप्लीट करते हैं, उसके बाद में फिर लाइव क्लासेस भी हम, हो सकता है लाइव क्लासेस 1 महीने के बाद भी चल जाए, अभी ये कह नहीं सकते, थोड़ी टेक्निकल प्रॉब्लम्स चल रही हैं। लेकिन आप हमारे साथ जुड़े रहिए, आपको कोई किसी तरीके की प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होगी। तो चलिए टाइम ज़्यादा वेस्ट ना करते हुए अपने टॉपिक स्टार्ट करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, एक बात का और ध्यान रखना, हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स को बताएं किस तरीके से लर्निंग ऑनलाइन चल रही है, उनको भी ज्वाइन कराएं, उनसे चैनल सब्सक्राइब करें, उनको वीडियो शेयर करें, ताकि हम आपके लिए ज़्यादा से ज़्यादा और मेहनत कर सकें, बेटर से बेटर वीडियो डाल सकें। डियर स्टूडेंट्स, आपका एक शेयर हमारे लिए बहुत वैल्यूएबल है। आपकी की गई वीडियो जो आप शेयर करते हो हमारे लिए बहुत ही वैल्यूएबल है। तो प्लीज़ आप हमारा भी इस तरीके से ध्यान रखिए, इसलिए आप वीडियो शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड से चैनल को सब्सक्राइब कराइए, उनको भी हमारे ग्रुप के साथ ऐड कीजिए। चलिए ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए हम आखिरी टॉपिक की ओर बढ़ते हैं, जेनेटिक डिसऑर्डर्स। जेनेटिक डिसऑर्डर्स में 2 तरीके का डिसऑर्डर्स है, मेंडेलियन डिसऑर्डर्स एंड क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स। क्रोमोसोमल डिसऑर्डर मींस क्रोमोसोम डिसऑर्डर हो जाने से बहुत सारी बीमारियां पैदा होती हैं। तो कौन कौन सी बीमारियां पैदा होती हैं वो क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स हैं। मेंडेलियन डिसऑर्डर्स का मतलब है मेंडल ने जीन को एक बेसिक फैक्टर माना, तो बॉडी में कई बार जीन डिफेक्ट हो जाता है। तो जीन डिफेक्ट होने की वजह से बॉडी के अंदर कौन कौन से एरर्स पैदा होती है, कौन कौन सी बीमारियां क्रिएट होती हैं, वो बीमारियां मेंडेलियन डिसऑर्डर्स के अंदर आएंगी। आइए 1 बाय 1 हम स्टडी करेंगे। सबसे पहले हम स्टडी करेंगे मेंडेलियन डिसऑर्डर की। मेंडेलियन यानी जो मेंडेलियन डिसऑर्डर है वो जीन की वजह से है। जीन में डिफेक्ट क्रिएशन होता है, जीन में म्यूटेशन होता है। म्यूटेशन मीन अचानक से बदलाव, जीन में अननेचुरल बदलाव हो जाना, उसकी वजह से बॉडी के अंदर साइड इफेक्ट्स पैदा हो जाना। बहुत सारे साइड इफेक्ट्स होंगे, लेकिन हम बहुत बेसिक साइड इफेक्ट की स्टडी करेंगे। हम यहाँ मेंडेलियन डिसऑर्डर में 2 जेनेटिक डिसऑर्डर्स पढ़ेंगे, हीमोफीलिया और सिकल सेल एनीमिया। हीमोफीलिया क्या होता है? जो पेशेंट हीमोफिलिक होता है, जिसको हीमोफीलिया की बीमारी होती है, डियर स्टूडेंट्स, उसको होता क्या है? हीमोफीलिया में एक्चुअल में है क्या? डियर स्टूडेंट, जो हीमोफिलिक पेशेंट होगा
उसके अंदर ब्लड लैक्स कैपेसिटी टू कोगुलेट, ब्लड जमेगा नहीं, खून नहीं जमेगा। तो डियर लर्नर, जो हीमोफिलिक पेशेंट होगा, ब्लड लैक्स कैपेसिटी कोगुलेट, खून जमेगा नहीं। खून जमने का मतलब जैसे मान लो बॉडी में कहीं कट फट लग गया, तो आप जानते जैसे आपको यहाँ आपके इधर कट लगा, आपने उसको थोड़ी देर के लिए ऐसे कर दिया तो कुछ समय बाद ब्लड बहना बंद हो जाएगा। लेकिन हीमोफिलिक पेशेंट को बहुत देर तक आपने पट्टी बांधा, घंटों तक पट्टी बांधी रखी, बहुत लंबे समय तक, उसको खून जमेगा नहीं, बहता ही रहेगा, पूरी पट्टी जो है उसमें खून बहता रहेगा, पूरी रेड हो जाएगी। तो हीमोफिलिक पेशेंट में यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है, कई बार छोटे से कट से डेथ हो जाती, इतना ब्लड रिलीज हो जाता, अगर उसको सही तरीके से इस तरीके से नहीं बांधा गया कि जो ब्लड ना निकले, तो छोटे से कट से डेथ हो जाती है। और दूसरी जो आश्चर्य की बात है हीमोफीलिया के पेशेंट की, वो ये है कि ये बीमारी मेल के अंदर एक्सप्रेस होती है। ये बीमारी मेल के अंदर एक्सप्रेस होती है, मेल का ब्लड नहीं जमता, जिस मेल को हो जाता है उसका ब्लड जमता नहीं है, लगातार बहेगा। तो इस तरीके से और मान ले उसके बाद में क्या होता है, फीमेल के अंदर एक्सप्रेस होगी, लेकिन सॉरी मेल के अंदर एक्सप्रेस होगी, मेल से फीमेल के अंदर चली जाएगी, मेल से फीमेल के अंदर चली जाएगी, लेकिन फीमेल के अंदर एक्सप्रेस नहीं होगी, बट फीमेल से वो ट्रांसफर होगी नेक्स्ट जो उसके साथ सेक्सुअल कांटेक्ट बनाएगा, या इस तरीके से ब्लड ट्रांसफ्यूज होगा उसका किसी पेशेंट के अंदर, या वो अपना ऑर्गन ट्रांसप्लांट कराएगी, उस पेशेंट को चला जाएगा। लेकिन ध्यान रखें, फीमेल से अब मेल के हो गए, मेल है, हीमोफीलिया का पेशेंट मेल है, उससे उसकी वाइफ को नहीं जाएगा। जैसे डियर लर्नर, मेल के अंदर एक्सप्रेस होगा, मेल से उसकी वाइफ फीमेल के चला जाएगा, लेकिन एक्सप्रेस नहीं होगा। हाँ, अगली संतान में जो ट्रांसफर होगा अगले किसी भी पेशेंट के अंदर या नॉर्मल किसी भी जीव के अंदर या इंसान के अंदर ट्रांसफर होगा, मेल से नहीं होगा। फिर यानी मेल ने अगर अपना ब्लड डोनेट किया या उसका ऑर्गन डोनेट किया उसने इस तरीके से, तो मेल के अंदर से किसी फीमेल या मेल के अंदर उसके कंटेंट से नहीं जाएगा। अगर वो ब्लड ट्रांसफर करता, अपना ऑर्गन ट्रांसप्लांट कराता है। हाँ, अगर फीमेल का होगा, फीमेल का ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन हो गया, फीमेल किसी के साथ सेक्सुअल कांटेक्ट बनाएगी, तो फीमेल से ट्रांसफर हो जाएगा उस मेल के अंदर। यानी ये बीमारी ट्रांसफर फीमेल से ही होती है, मेल से नहीं होती, बट ये एक्सप्रेस मेल के अंदर होती है। ये इस बीमारी की खासियत है। इसमें खून नहीं जमता, एक बार कट लगने पर लगातार ब्लीडिंग होती रहती है। अगर उसको किसी उस तरीके से नहीं रोका गया कि जो ब्लड ना निकले बहुत प्रेशर के साथ, तो कुछ समय बाद डेथ हो जाती है। नेक्स्ट हम बात करेंगे सिकल सेल एनीमिया। सिकल सेल एनीमिया क्या है? एनीमिया जैसे कि आप जान रहे, खून की कमी आना। एनीमिया के बहुत सारे टाइप होते हैं, लेकिन ये एनीमिया जेनेटिक डिसऑर्डर की वजह से होता है। इसमें क्या होता है डियर स्टूडेंट, देखिए, इसमें जो रेड सेल्स होती हैं, रेड सेल्स, आप जानते हैं ब्लड के अंदर WBC, वाइट ब्लड सेल्स, रेड ब्लड सेल्स, प्लेटलेट्स होती हैं। तो जो रेड सेल्स होती हैं उनके अंदर उनकी आकृति में एक अननेचुरल चेंज होता है। जो रेड ब्लड सेल की जो शैलें होती हैं, उनकी जो शेप होती है, आकृति होती है, उस आकृति के अंदर अननेचुरल चेंज होता है, जिसकी वजह से रेड सेल्स रप्चर कर जाती हैं, फट जाती हैं और डाई कर जाती हैं। तो इस तरीके से सिकल सेल एनीमिया की बीमारी के अंदर रेड सेल शरीर के लगातार रप्चर होती रहती हैं, फटती रहती है, डाई करती रहती है, मरती रहती हैं। मीन्स खून के अंदर लाल सेलों की कमी आती रहती है, लाल रेड ब्लड सेल्स की संख्या लगातार कम होती रहती है, डिक्रीज डे बाय डे डिक्रीज होती रहती है। तो इस तरीके से खून की कमी आ जाती है शरीर के अंदर। तो ये जो इसका जो बेसिक रीज़न है वो जेनेटिक डिसऑर्डर है। अगर मान लें जीन डिफेक्ट हो गया बॉडी के अंदर, तो डिफेक्टेड जीन रेड ब्लड की सेल्स पर उसका इफेक्ट शो होगा, ये सेलें मरेंगी, खून की कमी आएगी। तो इसीलिए ये बीमारी हो गई सिकल सेल एनीमिया। नेक्स्ट पढ़ेंगे हम क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स।